Today our topic of discussion is autism spectrum disorder. ऑटिज़म का जो बेसिकली मतलब है वो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है? स्पेक्ट्रम जो अगर इसका फिजिक्स में ही सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया गया जब प्रिज्म में से लाइट को गुजारा गया तो उसके लाइट के अंदर जो आगे उसके कलर्स की 7 कलर्स की सीरीज़ बनी तो उसको स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। तो यहाँ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी में इसमें जो क्राइटेरिया ए है और बी है उसके सब पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें कुछ सीरीज उसको सीरीज़ में बना के पेश किया गया है। बेसिकली इसकी 2 सीरीज़ हैं, एक कम्युनिकेशन के हवाले से और एक जो है वो बिहेवियर रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स या रेपिटेटिव बिहेवियर्स के हवाले से है। तो सबसे पहले हम कोर क्राइटेरिया की बात करें। कोर क्राइटेरिया हम क्राइटेरिया ए को कहते हैं। उसमें यह है कि उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा लगातार, सोशली कम्युनिकेट, वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, दोनों तरीके से उसको प्रॉब्लम आ रहा होगा। वो किसी भी तरीके से अपनी वर्बली या नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा किसी भी मुख्तलिफ सेटिंग्स के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अपने इंटरेस्ट को वो से शेयर नहीं करेगा। कोई भी जो उसके आइडियाज़ हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो जो उसके इमोशंस हैं, उसको बिल्कुल भी वो शेयर नहीं करेगा। और सोशल इंटरेक्शंस को रिस्पॉन्ड करने में या सोशल इंटरेक्शन को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में उसे जो है वो प्रॉब्लम आएगी। उनको स्टार्ट नहीं या रिस्पॉन्ड भी नहीं अच्छे तरीके से कर पाएगा और इनिशिएट भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। और दूसरा उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे गेस्चर्स, पोस्चर्स होते हैं, हमारा बैठने का स्टाइल किस तरह का है, हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह के हैं, आई कांटेक्ट हमारा कितना मेंटेन है, कितना मेंटेन नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो आई कांटेक्ट है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। और जो उसमें जो उसने गेस्चर्स यूज़ करने हैं उसको उस तरीके का भी पता नहीं होगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें ज़ीरो के बराबर होंगी। और उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन जो स्पेशली हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होंगे। वो टोटली लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन होंगे ही नहीं। और थर्ड आगे आ जाता है कि उसे रिलेशनशिप्स को बनाने में, उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आएगी। जाहिर सी बात है जिस बंदे के अंदर कम्युनिकेट का जो है प्रॉब्लम है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, और दूसरा जो उसके आगे है कि नॉर्मली तौर पे या कुछ भी इमोशंस एक्सप्रेशंस वो शो नहीं कर पा रहा, उसको ऑटोमेटिकली आगे रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, बनाने में इशू आएगा। तो यहाँ पे एक जो रीज़न दी गई है वो तो ये है कि एक तो रिजेक्शन की वजह से भी हो सकता है कि उसको रिजेक्ट किया जा रहा हो जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा हो और किसी के साथ वो रहना पसंद ना करता हो। और दूसरा ये है कि उसे पता नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर या किस सेटिंग के अंदर कौन सा बिहेवियर जो है वो सूटेबल रहेगा, मैंने किस जगह पे जाके किस तरह से बिहेव करना है। मुख्तलिफ जगहों पे अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं किस तरह से बिहेव करने का उसे इस बिहेवियर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। उसके अलावा उसके अपने आइडियाज़ को शेयर करने में प्रॉब्लम आएगी। इमेजिनेशंस किस तरह के, मैं क्या, एक बंदा वो इस वक्त क्या सोच रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों को लेके, मुख्तलिफ चीज़ों के आइडियाज़ को लेके उसे बिल्कुल भी ये पता नहीं होगा, वो शेयर नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से वो अपने पीयर्स के अंदर उसका इंटरेस्ट जो है वो टोटली ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से वो दोस्त भी नहीं बना पाएगा। और दूसरा जो इसके अंदर आ जाता है वो रेपिटेटिव बिहेवियर्स की वजह से भी हो सकता है कि उसने अपनी जो है वो वैल्यूज़ को, अपनी मिथ्स को इतना रेस्ट्रिक्ट रखा हो जिसकी वजह से उसे फ्रेंड्स बनाना अच्छे ना लगते हों। एंड द सेकेंड वन इसमें जो आ रही है वो रेस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर्स। अब कम्युनिकेशन में जो है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही इसके अंदर होनी चाहिए। अब ये जो रेपिटेटिव रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर्स की जो आगे सब पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट्स उसके जो हैं वो इस पे पूरा उतरना चाहिए उसको, तब उसे ऑटिज्म के जो है सर्कल में हम लेके आएंगे। सबसे पहले तो ये है कि रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स हो सकती हैं, हाथों में हमेशा मलते रहना, फ्लिकिंग फिंगर्स है, उंगलियों को हिलाते रहना, ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स होंगे उसके अंदर। और ऑब्जेक्ट्स के साथ मूव करता रहेगा, जैसे कि अगर खिलौने हैं तो उसको वो लाइन अप ही करता जा रहा है और घंटों तक वो उन्हें लाइन अप करता रहेगा। अगर उसमें से थोड़ी सी स्मॉलिंग चेंजेस आ जाती है, उसकी लाइन ख़राब हो जाती है, कोई कर देता है, तो उसको एक्सट्रीम लेवल की जो है वो डिस्ट्रेस हो सकती है। और दूसरा है लैंग्वेज का, कि अगर वो रिसेंटली उसने कोई भी लफ्ज़ सुना है तो वो उसको बार बार दोहराता जाएगा, वो ये भी रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड उसके बाद है इनफ्लेक्सिबल उसके पैटर्न ऑफ बिहेवियर होंगे, उसके रिचुअल्स जो हैं होंगे
जो वो बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल होंगे, रिजिड होंगे, और वो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेट के अंदर, बिहेवियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक इनफ्लेक्सिबल और रिजिड होगा। अगर वो किसी भी उसकी चीज़ के अंदर चेंजिंग आ जाती है तो उसमें वो प्रॉब्लम आएगी। बातों के अंदर जो भी वो लफ्ज़ दोहरा रहा है उसके अंदर कोई चेंजिंग आ जाती है, या जो कुछ पढ़ रहा है उसके अंदर कुछ चेंजिंग आ जाती है, तो उसको एक्सट्रीम लेवल की जो है वो स्ट्रेस हो सकती है। उसके अलावा ये जो इंडिविजुअल होगा, ये एक ही रास्ते, जैसे घर जाना है या कहीं बाहर जाना, तो एक ही रास्ते से जाना है। अगर रास्ता चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा फील करेगा, डिस्ट्रेस फील करेगा जब भी ये रास्ता जो है वो चेंज करेगा, या ये रोज़ाना एक ही रोड को इस्तेमाल करते हैं और एक ही चीज़ को, एक ही तरह के खाने को खाना ये पसंद करते हैं। अगर उनमें भी चेंजिंग आएगी तो ये डिस्ट्रेस फील करेगा। और इसके फिक्स और रेस्ट्रिक्टेड जो हैं वो इंटरेस्ट होंगे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि इनके पास बहुत ही पुरानी बुक्स पड़ी हो सकती हैं, इनके पास बहुत ही पुराने कपड़े, जूते, खिलौने अपने पड़े हो सकते हैं। इनके उनके साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, ये उनको फेंकना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। तो ये इनके जो इंटरेस्ट हैं ये बहुत ही फिक्स होंगे, रिजिड होंगे अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जिनका इनके साथ कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी की बात करें तो ये इस मामले में हाइपर और हाइपो दोनों हो सकते हैं। ज़्यादा भी सेंसिटिव हो सकते हैं और कम सेंसिटिव भी ये इस मामले में हो सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ये चीज़ों को लेके वो क्या हो सकती हैं, जैसे कि पेन को लेके हाइपर भी और हाइपो दोनों भी हो सकते हैं। ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करेंगे या बिल्कुल भी सेंसिटिविटी शो नहीं करेंगे। टेम्परेचर, सर्दी गर्मी है, ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं और बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। या तो बिल्कुल ज़ीरो होगा या ओवर होगा, हाई लेवल पे ये जो है वो सेंसिटिविटी शो करेंगे। और स्पेसिफिक साउंड्स को या तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, या रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो इतना सेंसिटिव होकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई अलर्टनेस का साउंड आता है, अलर्टनेस होती है, तो ये उनको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि ये खतरे का साउंड है, इन्हें पता ही नहीं होगा। या फिर अगर बिहेव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरली बिहेव कर रहे हैं उसको लेके। उसके अलावा स्मेल के मामले में, चीज़ों को टच करने के मामले में ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो लेवल के सेंसिटिव भी ये हो सकते हैं। कि अगर तो वो किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो इस तरह से होगा कि नहीं ये इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो एक्सट्रीम लेवल छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा इसको डिस्ट्रेस में चला जाएगा। अदरवाइज़ उसे अगर खाने पीने के कुछ रखा है, स्मेल किया या उसने नहीं किया, तो उसे कोई परवाह नहीं होगी कि इसमें क्या रखा हुआ है, क्या किस तरह से ये स्मेल कर रहा है या किस तरह का इसका टेस्ट है। इसी तरह लाइट के मामले में अगर मुख्तलिफ लाइट्स को लेकर वो सेंसिटिव और इनसेंसिटिविटी जो है वो शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सिम्टम्स जो हैं ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर जो है प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये तब तक ये शो नहीं होती जब तक ये सोशल डिमांड्स, सोशल इंटरेक्शन उसकी एक्सीड नहीं कर जाती। वो किस तरह से नहीं कर जाती, पहले साल में कुछ चीज़ें हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं, इसी तरह से दूसरे साल में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। ये हम आगे डेवलपमेंटल कोर्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें फंक्शनल लिमिटेशंस आ जाएंगे, इसमें भी सोशल में, एकेडमिक में, और फंक्शनल लिमिटेशन ऑक्यूपेशनली तौर पे जो है वो लिमिटेशंस आ सकती हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है उसकी वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है और इस पर अफेक्ट भी हो सकता है। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जो है वो एड ने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ना ही लैंग्वेज डिसऑर्डर्स में एक्सप्लेन किया गया है। DSM-5 ये कहती है कि अगर आपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है, उसकी असेसमेंट करनी है, तो सबसे पहले आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स की सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है उसकी सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद आप लैंग्वेज डिसऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। तो ये इस तरह से उसकी जो है उन्होंने तरतीब एक बनाई हुई है। नेक्स्ट हम इसकी डेवलपमेंटल एंड कोर्स की बात करें। यहाँ पे मैंने डायग्नोस्टिक फीचर्स को डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जो चीज़ें हमने पीछे क्राइटेरिया के अंदर पढ़ी हैं सेम टू सेम वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर लिखी गई हैं, और डेवलपमेंटल एंड कोर्स के अंदर जो है ना वो फर्दर एक्सप्लेन कर दी गई हैं। तो डेवलपमेंटल और कोर्स की हम बात करें तो सिम्टम्स जो हैं ये ज़्यादातर सेकेंड ईयर ऑफ जो लाइफ है, दूसरा साल है, उसके अंदर ज़्यादातर हमें आसानी से हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे 12 से 24 महीनों का जब बच्चा होता है तो उस दौरान हम उसको आसानी से असेस कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम इस हवाले से लेंगे वो हम अर्ली डेवलपमेंटल डिलेज के हवाले से लेंगे। अर्ली डेवलपमेंटल डिलेज के अंदर क्या आएगा कि बच्चे ने टाइम पे उठना बैठना, खाना, चलना फिरना शुरू किया, या
इसमें डिले आया, एक तो ये बात आएगी। और दूसरा उसमें सोशल इंटरेक्ट वो करता था या नहीं करता था, या उसमें जो लैंग्वेज अगर वो उसने बोलना शुरू किया था पहले साल के बाद कुछ, तो वो प्रॉपर क्लियर तरीके से बोल पाता था या नहीं बोल पाता था जैसे नॉर्मल बच्चे बोलते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री हम पेरेंट्स से लेंगे या केयर गिवर से जो कि उनकी निगहदाश्त कर रहे होंगे, चाहे वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई केयर गिवर भी हो सकता है। बिहेवियरल फीचर्स की हम अगर इसके अंदर हम बात करें तो इसमें जो सोशल इंटरेक्शन है वो पहले साल में वो बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। उसमें अगर आप इस तरह से कर लें कि जो पहला साल है बच्चे का वो तो इस तरह से है कि सोशली तौर पे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, किसी चीज़ के वो रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा। अगर आप बच्चे को उठा के, जैसे हम बच्चे को उठा के ऊपर फेंकते हैं तो वो एक रिस्पॉन्स देता है, चाहे वो हंस के दे चाहे वो रो के दे। इस बच्चे को ये बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे। और इसके अलावा अगर उनके जो है किसी तरीके से उनको बुलाया जा रहा है या छेड़ा का जा रहा है तो उसके बारे में बिल्कुल भी वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अगर उन्हें उनके गिर्द ला के जो है वो खिलौने रख दिए जा रहे हैं तो वो कभी भी उनके साथ नहीं खेलेंगे, वो बस वैसे पड़े रहेंगे। आम जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं खिलौने की तरफ, लेकिन ये बिल्कुल भी खिलौने की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। और अगर अनयूजुअल कम्युनिकेशन पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे ये होगा कि ये बच्चे जो हैं पता है अगर इन्हें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का कि हमें ये हमारा नाम है, हमें इस नाम से बुलाया जाता है, जब आप उन्हें बुलाएंगे तो वो कभी भी उसका रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो आ जाती है प्रॉब्लम के नहीं जी बच्चे के अंदर डेफनेस आ सकती है, तो यहाँ पे डेफनेस का जो टोटली क्राइटेरिया उसको रूल आउट किया गया है, उसको किसी किस्म का डेफनेस प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। और ये जो सारी सिम्टम्स होती हैं ये पहले साल के अंदर जो है वो आ जाती हैं, शो हो जाती हैं सिर्फ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर। बाकी सारे जो डिसऑर्डर हैं उनके अंदर ये रेयर होता है, लेकिन उनके अंदर जो सिम्टम्स शो होंगी वो आफ्टर 2 ईयर्स जो शो होंगी, लेकिन ऑटिज्म के अंदर ये पहले साल में ये चीज़ें जो हैं वो शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये था फर्स्ट ईयर मैंने बताया। अब ये जो दूसरा साल लगा उसमें जो रेपिटेटिव जो मूवमेंट हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। हम उसको अच्छे तरीके से क्लियरली है जो तौर पे जज कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी कंपनी के अंदर इन रेपिटेटिव मूवमेंट्स को एंजॉय करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो अपना हैंड फ्लिपिंग कर रहे हैं, लाइनिंग अप टॉयज़ कर रहे हैं, तो वो घंटों तक उन्हें करते रहेंगे और स्मॉल चेंज मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो स्ट्रेस फील करेंगे। उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं लेटर लाइफ में वो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। एंड अडल्ट्स जो हैं अगर तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उनके अंदर नहीं है तो वो फंक्शनली तौर इंडिपेंडेंटली फंक्शनली तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आ गई है तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। अब जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ऑटिज्म के साथ उसको माइल्ड लेवल पे जो है वो प्रॉब्लम होगी, माइल्ड लेवल पे सिम्टम्स होंगी, लेकिन जो बंदा काम नहीं कर पा रहा उसको मॉडरेट या सीवियर लेवल पे सिम्टम्स होंगी, वो इसीलिए इंडिपेंडेंटली तौर पे काम नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे हमें डिटेल्ड हिस्ट्री लेना पड़ती है इसकी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के हवाले से जो डिटेल हिस्ट्री लेनी होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ख़ास तौर पे देखना होता है कि ये इसके साथ आ रही है या नहीं आ रही। तो डिटेल्ड हिस्ट्री लेना समटाइम्स जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें हम पेरेंट्स से भी हिस्ट्री लेते हैं और केयर गिवर से भी लेते हैं और पॉसिबल हो तो सेल्फ रिपोर्ट्स भी करते हैं। सम टाइम्स ऐसे होता है कि सेल्फ रिपोर्ट्स के अंदर हमें सिम्टम्स शो हो रही होती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जिससे हम क्लियरली पता चल रहा होता है कि इस बंदे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। लेकिन जब भी हम पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं कि इसे पास में कोई रेपिटेटिव बिहेवियर का प्रॉब्लम था या इसके रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट थे, तो वो कहते हैं जी नहीं थे। तो यहाँ पे हम उसको टोटली जो है वो रूल आउट करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्राइटेरिया को, उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम इसके रिस्क फैक्टर्स की और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो सब इसमें 2 तरह के फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं। एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और दूसरे जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हम बात करें तो उसमें एडवांस पेरेंटल एज आ रही है। एडवांस पेरेंटल एज में क्या होता है कि जिन कपल्स की शादी लेट उम्र में होती है, यानी कि अबाव द 40 ईयर्स होती है, जाके 40 साल के बाद, 40 साल की उनकी एज होती है या उसके बाद, तो उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती हैं कि उनके बच्चों में ऑटिज्म का जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है कि उनमें ये होगा ही होगा, नहीं, उनमें चांसेस हो सकते हैं कि उनके जो बच्चे होंगे उनमें ऑटिज्म का प्रॉब्लम होगा।
एंड नेक्स्ट वन इज़ द लो बर्थ वेट। बच्चों का जब ये पैदा होते हैं तो उनका जो अगर बर्थ उनका जो वेट है वो लो है जो एक नॉर्मल वेट से, तो उनके अंदर भी ये ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फैटल एक्सपोजर टू द वेलप्रोएट। वेलप्रोएट बेसिकली क्या है? वेलप्रोएट एक मेडिकेशन है जो कि सीजर्स के लिए, एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाती है। अगर बहुत सारे अगर मदर्स जो हैं इसको यूज़ करती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो उनके बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकता है। वेलप्रोएट बेसिकली एक वेलप्रोइक एसिड और इसको सोडियम वेलप्रोइक एसिड भी कहा जाता है। ये कैप्सूल्स की शक्ल में, टैबलेट्स की शक्ल में और लिक्विड शक्ल, ये तीनों शक्ल में जो है वो प्रेजेंट होती है। और अगर इसको प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चांसेस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, उन पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करें तो उसमें जो हेरिटेबल, जारी सी बात है, हेरिटेड तो ये होगा ही होगा। अगर फैमिली के किसी बंदे को है तो ये हेरिटेड होगा। तो इसके चांसेस 37 से 90% तक चांसेस हैं कि ये आगे ऑफस्प्रिंग्स में या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। और ये ट्विन्स और कॉन्कॉर्डेंस, ट्विन्स हों या ना हों, दोनों के अंदर मैटर करता है कि दोनों के अंदर ये सेम जो है रेंज के अंदर ये ट्रांसफ़र होगा। आगे है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन में सबसे पहले जो इन फैमिली मैरिजेज आ जाती हैं। अगर इन फैमिली मैरिजेज बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो किसी एक बंदे ने कैरी कर लिया इसके, या किसी एक बंदे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स पैदा हो गई हैं तो आगे जीन जो है वो म्यूटेट कर करके आगे पूरी फैमिली के अंदर ये प्रॉब्लम बन सकता है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं मैं कह रहा कि आप इन फैमिली मैरिजेज ही ना करें या इन फैमिली मैरिजेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। इन फैमिली मैरिजेज ठीक हैं, लेकिन इन फैमिली मैरिजेज अगर आप बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, अगर आपकी 10-12 नस्लों से जो इन फैमिली मैरिजेज ही होती आ रही हैं तो उसमें किसी जीन म्यूटेट होते रहेंगे और ऑटिज्म के अलावा कोई और भी डिसऑर्डर आ सकता है जीन की म्यूटेशन की वजह से। और ये ज़्यादातर मेल्स के अंदर होता है, 4 टाइम्स हायर है मेल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। आगे हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले जो आता है वो है रेट सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि गर्ल्स के अंदर ज़्यादा होता है, लड़कियों के अंदर ये ज़्यादा होता है। इसमें भी बेसिकली रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती हैं, हैंड फ्लैपिंग होती है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का और सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये उस तरह से नहीं होता जिस तरह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर होता है। तो इसको भी पहले जो हमने देखना होता है, ये भी 1 से 4 साल के दरमियान जो है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। बहुत दफ़ा ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट होता है और बहुत दफ़ा ये रेट सिंड्रोम होता है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं होता, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है और रेट सिंड्रोम नहीं होता। और नेक्स्ट है कि लेकिन इसमें जो डिफरेंस यहाँ पे एक और बात है कि जो रेट सिंड्रोम वाले बच्चे होंगे वो लेटर लाइफ में जाके उनकी जो सिम्टम्स हैं ये रेपिटेटिव मूवमेंट्स की या कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम वाली ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऑटिज्म वाले की ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। सेलेक्टिव म्यूटिज्म की बात करें, सेलेक्टिव म्यूटिज्म में ये होता है कि बच्चा जहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है वहाँ पे जाके सिर्फ बोलता है, अदरवाइज बाहर बहुत सारी सेटिंग्स में जाके वो बोलना नहीं बोलता, वो अपने आप को बड़ा सिलेक्टिव सा कर लेता है, म्यूट कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इसकी बात करें तो इसमें अर्ली डेवलपमेंटल में तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन, जो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अप्रोप्रिएट होंगी, ऑटिज्म की तरह इनअप्रोप्रिएट नहीं होंगी। और तीसरा, अगर किसी जगह पे सेटिंग में जाके बच्चा म्यूट बैठा भी हुआ है तो उसकी सोशल इंटरेक्शन है जो वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो सबको केयरफुली सुन रहा होगा। वो अलग बात है कि वो एंग्जियस हो गई, एंजाइटी की वजह से बोल ना पाए या रिस्पॉन्ड ना कर पाए, लेकिन वो उसकी इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल ओके होगी, वो सुन पा रहा होगा और उसको समझ पा रहा होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में बेसिकली लैंग्वेज प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम आ भी जाए, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर भी वो ये जो लैंग्वेज डिसऑर्डर वाला बच्चा होता है तो ये आगे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है ज़रूर। कम्युनिकेट में उसमें अगर नहीं बोल पाता लैंग्वेज की वजह से वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे उसके जो है वो रेपिटेटिव मूवमेंट्स जो हैं इसमें नहीं होती। कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आएगा बेशक, लेकिन उसकी वो उसी सोशल इंटरेक्शन जो है वो ठीक होती है और उसको रेपिटेटिव मूवमेंट्स उसके अंदर नहीं होती। नेक्स्ट सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है। सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि सोशली तौर पे कम्युनिकेट करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो उसके रेपिटेटिव बिहेवियर उसके अंदर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हम उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के अंदर नहीं लेके आएंगे।
और असेसमेंट के अंदर हमें ये पूछना पड़ता है, अगर कोई बच्चा आया, कोई क्लाइंट आया है कि हमें उसकी जो डायग्नोस हो रहा है वो सोशल कम्युनिकेशन या सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर डायग्नोस हो रहा है, तो उसकी हिस्ट्री के अंदर हमने लाजमी पूछना है कि इसके पास में या अर्ली डेवलपमेंट के अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर या रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर्स रहे हैं इसके पेरेंट्स या उसके केयर गिवर से। अगर तो वो रहे होंगे तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है, अगर नहीं रहे होंगे फिर उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जैसे मैंने पहले बात की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और अडाप्टिव फंक्शंस। और ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग से भी हो सकती है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ भी हो सकती है। और इसमें अगर तो होगी तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स आ रही होंगी, जो इसका बेसिक जो है सिंबल है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी, अकेला ऑटिज़म होगा, तो वो फंक्शनल जो भी ऑटिज़म वाला जो है वो फंक्शनली तौर पे काम, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सारा जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे तरीके से कर पाएगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नहीं कर पाएगा। जिस तरह से वो लाइनिंग अप टॉयज़ करता है तो यहाँ पे वो लाइनिंग अप टॉयज़ नहीं कर पाएगा। स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर की बात करें, स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट वो होते हैं जो आमतौर पे एक बंदे को आदत पड़ी होती है ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अपने बॉडी पार्ट की मूव करने की, या कुछ ऐसी मूवमेंट की जो कि रेपिटेटिव होते हुए स्टीरियोटाइपिक बन जाती हैं। तो स्टीरियोटाइपिक अगर तो ASD का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्राइटेरिया के अंदर ये जो मूवमेंट हो रही हैं ये अंडर द क्राइटेरिया ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, आ रहा है, तो वो तो हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ही रखेंगे। लेकिन अगर ये स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट जो हैं वो इंजरी की, सेल्फ इंजरी की तरफ जा रही हैं, तो उसे हम फिर उसका स्टीरियोटाइपिक मूवमेंट डिसऑर्डर को भी साथ उसके ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट है जी ADHD, अटेंशनल डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें अब अटेंशनल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, फोकस प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे रेपिटेटिव बिहेवियर और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर नहीं होगा। लेकिन अगर ये अटेंशनल प्रॉब्लम्स जो है ये एक्सीड कर जाती हैं, एक लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती हैं, तो हम ADHD को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज करेंगे। नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली जो की फीचर्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के वही हैं कि उसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं, यानी फॉल्स बिलीव्स बने होते हैं, और उसे एडल्ट्री तौर पे यानी कि कुछ आवाज़ें सुनती भी हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नज़र भी आते हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन इसको हम इसके साथ डायग्नोज करने से पहले हम क्वेश्चन पूछ करेंगे कि अगर आपको एडल्ट्री तौर पे या कुछ चीज़ें सुनाई तो नहीं देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई तो नहीं देती जब आपके पास या इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, अगर तो वो यस कहे तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ हम मूव करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो उसका आंसर नो आता है कि मुझे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको फिर हम स्किज़ोफ्रेनिया के क्राइटेरिया के अंदर नहीं लेके आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड यू कैन आल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।